हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सामान्य अध्ययन जीएस की सेकंड प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जो जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये मॉडल पेपर दूसरा है। इसके पहले का पेपर पहला मॉडल पेपर आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं। और प्रीवियस ईयर का पेपर और सिलेबस देखना हो तो प्लेलिस्ट में सारे वीडियो जो हैं वहाँ पर आप लोग जा करके देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। और जैसी प्रवक्ता परीक्षा की दृष्टि से इसमें 40 प्रश्न रखे गए हैं और सिलेबस के अनुसार इस पेपर को मॉडल पेपर को तैयार किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, दो सूची दिया है, इधर एक देश है और राजधानी है, उसको आपको मिलान करना है। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद होता है, तो बिल्कुल सही है। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है, तो ये भी सही है। ठीक है, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है, तो ये भी सही है। और आपका तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्वगाबाद है, ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे चारों आपके सही हैं। ठीक है, क्रम से लगाए हुए हैं, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक कथन है, दूसरा कारण है और इसमें से मिलान करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो कथन में ए में कह रहा है भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र स्थित है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक भूकंपीय सघनता वाला क्षेत्र हिमालय है। ठीक है, इसी क्षेत्र में जो है सर्वाधिक मात्रा में भूकंप आते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही है। और हिमालय में कई अनदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र में अवस्थित है, हिमालय में कई अनदैर्ध्य उत्क्रम अवस्थित हैं, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, हिमालय में कई अनदैर्ध्य क्षेत्र उद्गम जो है उपस्थित होने से ही जो है वहाँ पे हिमालय क्षेत्र में काफ़ी भूकंप आता है। ठीक है, तो दोनों कथन और कारण दोनों सही है और इसके कारण ही यहाँ पे भूकंप आता है, यानी इसकी व्याख्या भी ये सही कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए नंबर सही हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन जो है कारण की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो कोट नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अपनी भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए कौन सी प्रसिद्ध है, कौन सी नदी। तो सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दामोदर। ठीक है, दामोदर नदी जो है झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकल करके जो है पश्चिम बंगाल पहुंच करके हुगली नदी से मिल जाती है। ठीक है, और यह नदी भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, दामोदर। और इस नदी को जो है बंगाल का अभिशाप भी कहा जाता है क्योंकि इसमें एकाएक बाढ़ भी आ जाती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा और इसमें सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। चौथा नंबर ऑप्शन है, यहाँ पे कथन और कारण दिया हुआ है, तो बताना है कौन सा इसमें से सही है। तो कथन में कह रहा है अकबर ने शेर शाह की तरह राज्य में सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया, तो ये बिल्कुल सही है। मुगल सम्राट अकबर ने शेर शाह सूरी की तरह राज्य के सिक्के जैसे दास और रुपया का प्रचलन नियमित करने का प्रयास किया था, तो ये बिल्कुल सही है। कारण में कह रहा है शेर शाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, लेकिन दोनों तो सही है, लेकिन ये इसका व्याख्या नहीं कर रहा है। यह एक दूसरे के मतलब एक दूसरे से समाहित है। ठीक है, इसमें से जो है जो शेर शाह ने किया था वही करने का प्रयास अकबर ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पे व्याख्या ये दोनों सही है, लेकिन यहाँ पे इसका व्याख्या नहीं है। ये मतलब एक दूसरे का व्याख्या नहीं है बल्कि एक दूसरे का इसमें प्रयास है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें इसको दोनों को याद रखिएगा, ये दोनों कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, सिंगल में भी पूछा जा चुका है, तो ये दोनों आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, पांचवा नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे नेगेटिव पूछा है, तो भारतीय जल सेना अधिनियम कब बना था, तो 1927 में, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, तो ये भी सही है। द्वितीय गोलमेज अधिवेशन 1931 में, तो ये भी सही है। सांप्रदायिक निर्णय जो है 1933 में नहीं हुआ था, बल्कि ये कब हुआ था, तो ये 1932 में हुआ था। ठीक है, 4 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसी निर्णय के आधार पर नया भारतीय शासन विधान बनने वाला था, जिस पर उस समय लंदन में गोलमेज सम्मेलन में विचार विमर्श चल रहा था और जो बाद में जो है 1935 ईस्वी में पास हुआ था। ठीक है, तो सांप्रदायिक निर्णय 1909 ईस्वी के भारतीय शासन विधान की नींव जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर आधारित था। ठीक है, तो इसका जो
शुरुआत हुई थी 1932 में इसकी घोषणा हुई थी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे निगेटिव पूछा है, कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा, क्योंकि 1932 नहीं बल्कि 33 नहीं बल्कि 32 होगा। ठीक है। छठवां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर का चुनाव करना है। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? साइमन आयोग की नियुक्ति, ठीक है, तो ये कब हुआ था? तो साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुई थी। ठीक है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1930 में। ठीक है, 1930 में शुरू हुआ था। और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 1915 में। ठीक है, तो यहाँ पे कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करने को कहा है। तो सबसे पहले आ जाएगा 1915, यानी चौथा आ जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे चौथा 2 में है। ठीक है, तो फिर एक देखिए, वो 1915 के बाद जो है आपका आ जाएगा 1919, दूसरा आ जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा है, इसमें दूसरा नहीं है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, इसको क्रम याद रखिएगा। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 1915 में, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा जो है 1930 में, जलियांवाला बाग कांड 1919 में, और साइमन आयोग की नियुक्ति जो हुआ था 1927 में हुआ था। ठीक है, तो ये क्रम लगाने के लिए इस परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, और ये प्रश्न जो है जीडीसी की परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। 7वां नंबर में भी कथन और कारण दिया हुआ है। कथन और कारण से बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, यहाँ से सिंगल भी प्रश्न बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं करता है। तो क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 जो है अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यक केवल भाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, संविधान जो है केवल भाषाई है। ठीक है, ये भाषाई है और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन ये इसका व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, ये जो है सही है अपने अपने अनुच्छेद में, अपने अपने आर्टिकल में तो दोनों सही है, लेकिन ये इसका व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके कूट कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर जो है कथन ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है यहाँ पे पूछा है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता ये किस सूची में है? तो ये राज्य सूची में है, तो बिल्कुल सही है। जनगणना संघ सूची में है, तो ये भी सही है। ठीक है, जनगणना संघ सूची में है। और राज्यसभा की सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची में कर रहा है। ठीक है, तो यही सही नहीं है। ये जो है ये राजनीतिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची जो है, जनगणना सूची, संघ सूची और दल बदल जो है ये 10वीं अनुसूची, ये भी सही है। ठीक है, राज्यसभा के सीटों का आवंटन द्वितीय सूची में नहीं है। ठीक है, ये द्वितीय सूची में नहीं है। अगर आप लोगों को मालूम होगा किस सूची में है, राज्यसभा के सीटों का बंटवारा किस सूची में है, तो इसको आप लोग कमेंट कीजिएगा। यही इसमें गलत होगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये किस अनुसूची में है। ठीक है, तो यहाँ पे ए सही है, बी सही है और डी सही है। दल बदल विरोध जो है 10वीं अनुसूची में है, और राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची में नहीं, किसमें है ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, 9वां नंबर है, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है धन विधेयक को? तो अनुच्छेद 110 में इसको परिभाषित किया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 110 कहता है कि धन विधेयक की परिभाषा जो है अनुच्छेद 110 में दिया गया है। इसके तहत जो है कोई विधेयक तभी धन विधेयक समझा जाएगा जब यह निम्न तत्वों को सही साबित करे। तो इसमें पहला दिया है कर लगाना, कम करना या बढ़ाना, उसको नियमित करना। दूसरा है भारत सरकार की ओर से ऋण लेना, नियमित करना या अधिकार में कोई परिवर्तन करना। ठीक है, और तीसरा कहा गया है भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि में कुछ धन डालना हो या निकालना हो। ठीक है, और चौथा है इसमें भारत की संचित निधि में से किसी व्यय
संबंध में धन दिया जाना हो, ठीक है। और 5वां है भारत की जमा पूंजी में से किए जाने वाले व्यय को बढ़ाना हो। और 6वां है भारत की संचित निधि तथा सार्वजनिक लेखों में धन जमा करने या लेखों की जांच पड़ताल करनी हो, तभी जो है धन विधेयक जो है उसको माना जाएगा, ठीक है। तो ये 5-6 पॉइंट है। इन 5-6 पॉइंट के आधार पर ही जो है धन विधेयक की परिभाषा इसमें दिया गया है अनुच्छेद 110 के तहत, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे नेगेटिव पूछा है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है टू हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है, इसको कहते हैं टू हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है, तो ये सही है। परमादेश तो वी कमांड होता है परमादेश का, ठीक है, ये भी सही है। प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड, तो प्रतिषेध जब कोई निचला न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करे तो इस स्थिति में उच्चतर न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए प्रतिषेध लेख जारी करता है, ठीक है। प्रतिषेध लेख हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे लेख जारी किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन मिल नहीं रहा, ठीक है। और अधिकार परीक्षा जो है बाई व्हाट अथॉरिटी, ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव पूछा है आपका, यहाँ पे लेख होना चाहिए, ठीक है। प्रतिषेध लेख इसका होता है प्रोहिबिशन रिटेन, ठीक है, प्रोहिबिशन रिटेन होता है यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा PRO, ठीक है, HIBITION राइटिंग, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पे, टू बी सर्टिफाइड नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, निगेटिव पूछा है, तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न है यूनेस्को विश्व धरोहर समिति द्वारा इसके किस शहर में संपन्न हुए 43वें सत्र में जयपुर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बाकू, अजरबैजान में जो 43वां सत्र जो है संपन्न हुआ था, ठीक है। तो उसमें जो है किसको, जयपुर को जो है विश्व धरोहर स्थल के रूप में लिया था, ठीक है। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का जो 43वां सत्र हुआ था वो बाकू अजरबैजान 30 जून से जो है 10 जुलाई 2019 में हुआ था। ये करंट का क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा कब हुआ था। तो ये 30 जून से लेकर के जो है 10 जुलाई तक 2019 में हुआ था, ठीक है। और इस बैठक में यूनेस्को ने 2019 के लिए 29 नई विश्व धरोहर स्थलों को जो है नामित किया था। और इस सत्र में जो है भारत के जयपुर को जो है सूचीबद्ध किया गया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है करंट की दृष्टि से, तो इसको याद रखिएगा। तो जयपुर को विश्व धरोहर के में शामिल किया गया था ये 43वें सम्मेलन में, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, तो अजरबैजान में, ये याद रखिएगा इतना। 12 नंबर प्रश्न है भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है। तो सही उत्तर जाएगा आपका मैसूर, ठीक है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में स्थित है। यह संस्थान 15 भारतीय भाषाओं में द्वितीय भाषा शिक्षार्थियों को प्रशिक्षण देकर भाषाई सद्भाव को बढ़ावा देता है। यह संस्थान गौण, अल्पसंख्यक एवं आदिवासी भाषाओं का प्रलेखीकरण व उनका जो है संरक्षण करता है, ठीक है। तो ये मैसूर में स्थित है, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा किस जियो सिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया था। तो सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए GSLV MK-1 ठीक है। तो यहाँ इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण जो है श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 22 जुलाई 2019 को GSLV MK-1 से अंतरिक्ष में छोड़ा गया। इससे पूर्व जो है चंद्रयान फर्स्ट को जो है इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 को जो है सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था, ठीक है। तो ये 2019 का है, तो करंट से संबंधित है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया, जो 2008 में छोड़ा गया था वो कहाँ से, वो इसरो से छोड़ा गया था, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। 14 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है, यहाँ पूछा है।
तो कपास जो होता है वो प्रोटीन नहीं होता है, ठीक है। कपास एक नकदी फसल है, ठीक है, नकदी फसल है। यह मालवेसी कुल का सदस्य है। कपास जो होता है मालवेसी कुल का सदस्य है। इससे रुई तैयार की जाती है जिसे सफ़ेद सोना भी कहा जाता है, ठीक है। कपास के फल वाल्स कहलाते हैं जो चिकने पीले रंग के होते हैं। इसमें प्रोटीन नहीं पाई जाती है। कपास में मुख्य रूप से सेल्यूलोज होता है, ठीक है, सेल्यूलोज होता है। भारत में सर्वाधिक कपास का उत्पादन जो है कहाँ पे होता है, तो ये गुजरात में होता है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी साबुन के बुलबुलों को अवशोषित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है, तो त्रिज्या बढ़ जाती है, ठीक है। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या जो है बढ़ जाती है, ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा। जो पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग बन रहा है वो किस नगर से नहीं गुजरेगा, तो ये बस्ती से नहीं गुजरेगा, ठीक है। लखनऊ के चंदसराय से गाजीपुर के हैदरिया तक जो है 354 किलोमीटर का, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसकी लंबाई भी पूछा जाता है। 354 किलोमीटर लंबा वाला पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग जो है उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा, ठीक है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग जो है उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में लखनऊ हो गया, गाजीपुर हो गया, अमेठी, फैजाबाद, आजमगढ़, मऊ, बाराबंकी, अंबेडकर नगर और सुल्तानपुर से गुजरेगा, ठीक है। तो फैजाबाद है, आजमगढ़ है, मऊ है, ठीक है, और अंबेडकर नगर है, सुल्तानपुर है, ठीक है, गाजीपुर है, लखनऊ है, अमेठी है, फैजाबाद है, ठीक है। इसमें बस्ती नहीं शामिल है। कुल 9 जिलों से ये जाएगा, ठीक है। ये भी पूछा जाएगा तो 9 जिला हो जाएगा। और कितनी लंबाई है इसकी, तो 354 किलोमीटर की है, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न है, निम्न मंदिरों को कालाक्रम में जो है व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कोट में सही उत्तर का चुनाव करना है। तो बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण कब हुआ था, तो इसका निर्माण जो है बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण 1003 ईस्वी से लेकर 1010 ईस्वी के बीच जो है चोल शासक राजराज चोल प्रथम ने करवाया था, ठीक है। तो 1003 से लेकर के 1010 ईस्वी के बीच जो है इसको चोल शासक ने करवाया था, राजराज ने, ठीक है। और गंगईकोंड चोलापुरम मंदिर, तो इसकी स्थापना जो है 1025 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1025 ईस्वी में करवाया था कौन, राजेंद्र चोल ने, ठीक है, राजेंद्र चोल ने, और इसको कराया था राजराज चोल ने, ठीक है। और यहाँ पे महाबलीपुरम का तटीय मंदिर जो है इसको महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर अथवा जिसको सप्त पैगोडा का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने जो है इसको 630 ईस्वी में और लेकर के 688 ईस्वी के बीच में जो है करवाया था, ठीक है। और सप्त पैगोडा मंदिर जो है यही मंदिर उसको भी कहा जाता है, ठीक है। तो दोनों एक साथ में ही हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों साथ ही में हुआ था, तो यहाँ पे पहले स्थान पे यही आ जाएगा, चौर हो जाएगा। फिर कौन आएगा, फिर महाबलीपुरम आ जाएगा तीसरा, ठीक है। दोनों एक ही साथ हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा 4 3 यहाँ पे देख लीजिए। फिर एक आ जाएगा आपका 1003 से 1010, फिर जो है गंगईकोंड चोलापुरम मंदिर जो है ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए, बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण कौन करवाया था, तो इसको चोल शासक राजराज ने 1003 से लेकर के 1010 ईस्वी के बीच में कराया था। और गंगईकोंड चोलापुरम मंदिर का निर्माण कौन कराया था, तो इसको राजेंद्र चोल ने निर्माण करवाया था, 1025 में करवाया था। इसको नोट कर लीजिएगा सभी को। और महाबलीपुरम जो और सप्त पैगोड जो मंदिर है इसका स्थापना जो है कौन करवाया था, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने 630 ईस्वी से लेकर के जो है 688 ईस्वी में करवाया था, ठीक है। तो इन तीनों चारों को याद रखिएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, पशुपालन के प्रमाण मध्यपाषाण काल में मिले हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बागौर, ठीक है। बागौर में से जो है मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। यह राजस्थान में जो है भीलवाड़ा के निकट कोठारी नदी किनारे जो है प्रागैतिहासिक स्थल है। यहाँ से मध्यपाषाण काल के 5 मानव कंकाल भी मिले थे, ठीक है। मध्यपाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें जो है माइक्रोलिथ कहते थे, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। और इस काल में मानव जो है अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सरायनाहर तथा महनादा नामक स्थान से प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे पशुपालन पूछा है तो बागौर
ठीक है। बागौर कहाँ पे है? तो ये राजस्थान के भीलवाड़ा के निकट जो है कोठारी नदी के किनारे जो है स्थित है, ठीक है। तो ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है, बागौर कहाँ पे स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये कोठारी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल आयुर्वेद की संहिता है? शुक्ल आयुर्वेद की संहिता कौन सी है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वाजसनेय। वाजसनेय जो है ये शुक्ल आयुर्वेद की क्या है? संहिता है, ठीक है। आयुर्वेद एक कर्मकांडी वेद है, ठीक है। इसमें विभिन्न यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान विधियों का उल्लेख है। यह वेद अंशतः गद्य एवं पद्य दोनों में है। कौन सा पूछता है, कौन सा? तो आयुर्वेद जो है वो गद्य पद्य दोनों में है, ठीक है। यह 40 अध्यायों में विभाजित है। इसमें कुल जो है 1990 मंत्र संकलित हैं, ठीक है। और वासज ने ये शुक्ल आयुर्वेद की संहिता है। और शुक्ल आयुर्वेद एवं कृष्ण आयुर्वेद यजुर्वेद के मुख्य भाग हैं, ठीक है। और शुक्ल आयुर्वेद में केवल दर्श पौराणिक अनुष्ठानों के लिए जो है आवश्यक मंत्रों का संकलन है। इसकी मुख्य शाखाएं जो है मध्यांतित तथा काण्व है, ठीक है। और इसकी संहिताओं को जो है वासज ने इसलिए कहा जाता है क्योंकि वासजनी के पुत्र याज्ञवल्क्य के वाजसनेय इसकी जो है इसके दृष्टा थे यानी लेखक थे। तो ठीक है, तो इतने इसमें पॉइंट थे, तो सारे पॉइंट को याद रखिएगा। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, यहाँ कथन कारण दिया है, इसको बताना है। तो पहला कथन में कहा गया है 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और कारण कह रहा है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। 19 मार्च जो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, तो कैबिनेट मिशन के सदस्यों में सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक है, और भी इसमें तथा जो है पैंथिक लॉरेंस शामिल थे, ठीक है। और 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी, ठीक है। और कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत जो है गठित अंतरिम जो सरकार में जो है मुस्लिम लीग बाद में शामिल हो गई थी। और मुस्लिम लीग के सदस्यों को अंतरिम सरकार में स्थान देने के लिए कांग्रेस के कुछ सदस्यों को जो है त्यागपत्र देना पड़ा था। अतः दोनों कारण सही है, ठीक है। लेकिन दिया गया कारण जो है आर और कथन ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा ही संविधान सभा का गठन किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो कूट दिया गया है आपका, यहाँ पे व्याख्या ये नहीं कर रहा है, ठीक है। कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन इसका ये व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? तो क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने किया था? तो विनायक दामोदर सावरकर ने किया था, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने कब की थी? तो ये 1904 में की थी, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। और विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला नामक संस्था कालांतर, ठीक है, और 1904 में अभिनव भारत समाज के रूप में प्रसिद्ध हुई, ठीक है। उन्होंने जो 1899 में एक त्रिमेला नामक संस्थान जो है स्थापित किया था। उसी के नाम पर जो है ये अभिनव भारत समाज बाद में पड़ गया 1904 ईस्वी में, ठीक है। तो ये भी प्रश्न पूछता है अभिनव भारत समाज जो है किस संस्था से बना था? तो ये बना था मित्र मेला नामक एक संस्था थी, ठीक है। और अभिनव भारत समाज की शाखाएं महाराष्ट्र और मध्य प्रांत के कई इलाकों में सक्रिय थी। और बरिंद्र कुमार घोष ने 1906 में कलकत्ता में युगांतर नामक संस्था तथा भगत सिंह ने 1926 में पंजाब में जो है भारत नौजवान सभा की स्थापना की थी, ठीक है। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। भगत सिंह ने क्या स्थापना किया था? तो भगत सिंह ने 1926 में पंजाब में भारत नौजवान सभा, ठीक है, भारत नौजवान सभा की। और बरिंदर कुमार जो थे इन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो बरिंदर कुमार घोष ने जो है 1906 में जो है कलकत्ता में जो है युगांतर नामक एक संस्था थी, उसकी स्थापना किया था, ठीक है। तो ये सभी को आप लोग याद रखिएगा। 22 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, सही है। क्रेप्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, ये भी सही है। काली मिट्टी में आर्द्रता नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है, तो ये भी सही है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये गलत है, ठीक है। काली मिट्टी जो है हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, ठीक है। काली मिट्टी
जो है गुजरात और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में मिलता है, ठीक है, ज़्यादातर करके, ठीक है। काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में मिलता है। यह हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, ठीक है। और इस मिट्टी में नमी धारण करने की उच्च क्षमता भी होती है, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट सही है, ये गलत है, ये हिमालय क्षेत्र में नहीं बल्कि ये कहाँ पे, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात वाले क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, महाराष्ट्र, ये नोट कर लीजिएगा, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया और मध्य प्रदेश, ठीक है, एमपी। तो इन 3 राज्यों में जो है प्रचुर मात्रा में ये पाई जाती है काली मिट्टी, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न है, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है, तो किसके बीच बनाती है? तो भारत एवं चीन के बीच में मैकमोहन रेखा जो है बनाती है। इसकी लंबाई जो अगर पूछा जाए तो 1120 किलोमीटर है, ठीक है। भारत और चीन के मध्य बनाती है और इस सीमा रेखा का नाम जो है ब्रिटिश अधिकारी सर हेनरी मैकमोहन के नाम पे रखा गया है, ठीक है। और जिनकी इस सीमा रेखा के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका है। और मैकमोहन रेखा जो है का निर्धारण 1914 में जो है 1914 में शिमला समझौता के दौरान किया गया था, ठीक है। ये भी पूछा जाता है किस समझौता के, तो 1914 के शिमला समझौता में हुआ था, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट को याद रखिएगा। इसकी लंबाई 1120 किलोमीटर 1914 में शिमला समझौता के दौरान किया गया था, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसमें पम्पास घास का मैदान स्थित है? पम्पास घास का मैदान स्थित है, तो सबसे ज़्यादा पम्पास या पम्पा दक्षिण अमेरिका की जो है उपजाऊ निचली भूमि है और इसका विस्तार जो है अर्जेंटीना के प्रांतों ब्यूनस आयर्स, ला पम्पा, सांता फे और कोर्डोवा तक मैदान में है। यह जो है यह मैदान शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो है चिली में है, उसके बाद जो है इक्वेडोर में है पाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद कौन सा है हो जाएगा आपका, तो इसके बाद अर्जेंटीना में है और ब्राज़ील में भी पाया जाता है, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सबसे ज़्यादा चिली में, उसके बाद इक्वाडोर में, फिर ब्राज़ील में, फिर जो है अर्जेंटीना में, फिर ब्राज़ील में, ठीक है। तो ये क्रम कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन यहाँ पे जो देख लीजिए पम्पास की घास इन सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। या अगर ये कहा जाए कि तो ये दक्षिणी अमेरिका में जो है उपजाऊ की निचली भूमि सबसे मानी जाती है, ठीक है, पम्पास का। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम कौन सा है? तो मनरेगा है, ठीक है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट, मनरेगा, ठीक है, भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम माना जाता है, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2 फरवरी 2006 को, ठीक है, 2006 को इसकी फरवरी आंध्र प्रदेश के बंदापाली से की गई थी, ठीक है। आंध्र प्रदेश के बंदापाली नामक गांव से किया गया था, ठीक है। और इस समय देश के सभी जिलों में लागू है ये, और यह भारत के ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। इस योजना के तहत चयनित परिवार के एक सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन सकुशल जो है श्रम वाले रोजगार गारंटी दी गई है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कब से शुरुआत हुई थी इसको और कहाँ से किया गया था, तो आंध्र प्रदेश से किया गया था, तो इसको भी याद रखिएगा दोनों पॉइंट को। 26 नंबर प्रश्न है, 2 सूची दिया गया है और सही उत्तर छांटना है कौन सा मिल रहा है। यहाँ कोयला क्षेत्र है, उसकी अवस्थिति कहाँ पे है? तो तालचीर कहाँ पे है? तो तालचीर ये है उड़ीसा में, पहले तो जान लीजिए कहाँ पे है, उड़ीसा में है, उड़ीसा में है, ठीक है। और किस नदी घाटी पर है? तो ये जो है महानदी घाटी पे है, ठीक है। तो चौथा सही हो जाएगा। और कर्णपुरा ये कहाँ पे है? कर्णपुरा तो ये झारखंड में है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, कर्णपुरा झारखंड में है, ठीक है। और ये किस नदी घाटी पर है? तो कर्णपुरा जो है ये दामोदर नदी घाटी पे है, ठीक है। तो ये आपन सही हो जाएगा, ठीक है। और सिंगरौली कहाँ है? तो सिंगरौली मध्य प्रदेश में है, ठीक है, मध्य प्रदेश में है, एमपी में। तो ये किस नदी घाटी पे है? तो ये सोन नदी पे है, ठीक है। और सिंगरेनी, तो सिंगरेनी जो है ये तेलंगाना में है, ठीक है, तेलंगाना में है, तो ये गोदावरी नदी पे है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा कूट आपका सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आपको देख लीजिए तालचीर जो है ये महानदी पे है, कर्णपुरा जो है दामोदर पे है, सिंगरौली सोन पे है और सिंगरेनी गोदावरी घाटी पे है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जा रहा है? तो आपका सही हो जा रहा है
कोट नंबर ए। ठीक है, और इसको याद रखिएगा, तालचीर जो है उड़ीसा में, कर्णपुरा झारखंड में, सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश में, और सिंगरेनी तेलंगाना में। ये भी पूछा जाता है सिंगल में। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन जो है अर्धचालक है? तो अर्धचालक सिलिकॉन को माना जाता है, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, अर्धचालक वे पदार्थ हैं जिनकी विद्युत चालकता सुचालक व कुचालक के मध्यवर्ती होती है। ठीक है, और इनका उपयोग कंप्यूटर चिप्स, सोलर सेल आदि में होता है। ठीक है, और इनके प्रमुख उदाहरण आप लोग देख लीजिए, सिलिकॉन हो गया, ठीक है, जर्मेनियम हो गया, ठीक है, जर्मेनियम भी है, और सेलेनियम भी है, Fe, ठीक है, सेलेनियम है। ये सब जो है अर्धचालक पदार्थों की विद्युत चालकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है तथा जो है ताप घटाने पर इसमें घट जाती है। तो ये जो है जर्मेनियम हुआ और सेलेनियम हुआ, सिलिकॉन हुआ, ये सब जो है अर्धचालक होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता किसमें मिलती है? ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, इक्वेसोस्फियर। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेटोस्फियर, जिसको हम समताप मंडल कहते हैं, समताप मंडल कहते हैं। ठीक है, समताप मंडल जिसको कहते हैं, स्ट्रेटोस्फियर को, और इसमें जो है ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है। ठीक है, ओजोन जो है ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है। ठीक है, जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा, कितना 0.2% पाई जाती है। ठीक है, और ओजोन सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरणों को जो है अवशोषित कर पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं की जो है ये रक्षा करती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जेवी नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है? अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है किसके? जेवी नार्लिकर के द्वारा, के अनुसार। तो ज्योतिष को अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है किसके द्वारा? जेवी नार्लिकर के द्वारा। ठीक है, जेवी नार्लिकर के अनुसार ज्योतिष को अभी तक विज्ञान नहीं माना गया है। खगोलिकी में खगोल की पिंड जैसे तारे, ग्रह, सूर्य आदि का अध्ययन, ब्रह्मांडिकी में जैसे ब्रह्मांड जगत से संबंधित विषयों का अध्ययन तथा, ठीक है, नैनो प्रौद्योगिकी में नैनो परास विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, लेकिन ज्योतिष को इसको अभी तक इन्होंने विज्ञान के रूप में नहीं माना है। 30 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो आपको बताना है। तो संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं। 3 प्रकार के न्याय हैं, कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, और 5 प्रकार की हमको स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। ठीक है, और क्या है? 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर, तथा 1 प्रकार का भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो 3 प्रकार का न्याय मिला है, 5 प्रकार का स्वतंत्रता है, 2 प्रकार का समानता है, 1 प्रकार का भ्रातृत्व है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, कौन कौन से न्याय है, कौन कौन से स्वतंत्रता है, समानता है, और कौन सा भ्रातृत्व है, इस नाम को भी दे देता है। ठीक है, अब यहाँ पे रीजनिंग से कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। विषम युग्म को चुनना है। ठीक है, तो बोतल में मदिरा यानी शराब बोतल में रखा जाता है। ठीक है, गेंद बल्ला में ये तो रखा नहीं जाता है। ठीक है, कप देखिए चाय में रखा जाता है, घड़ा पानी में रखा जाता है, यानी किसी वस्तु में कुछ चीज़ को रखा जा रहा है। ठीक है, लेकिन गेंद बल्ला में रखा नहीं जाता है। ठीक है, उसके साथ खेला जाता है। तो यहाँ पे ये बेमेल हो जा रहा है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बी में दिया है, निम्नलिखित में लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लुप्त संख्या को हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देख लीजिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो +2 कर देते हैं। ठीक है, ये बीच वाला छोड़ेंगे अभी, और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे देखिए 7 है, तो यहाँ इसको करेंगे तो फिर ये +2 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, फिर इसको 2 करेंगे, +2 करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी 1 को छोड़ करके +2 ऐड हो रहा है। ठीक है, अब नीचे हम कर रहे हैं, देखिए यहाँ 5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 19 है, तो कितना है, +14 हो जा रहा है। ठीक है, और 19 है, और 41 को हम कर रहे हैं, 19 से 41 को कितना बढ़ रहा है, +22 हो जा रहा है। ठीक है, फिर कितना होगा, अब देखिए 14 और 8 22 हो रहा है। ठीक है, 14 8 22 हो जा रहा है यहाँ पे, और 22 8 हमको 30 जब यहाँ करेंगे, 30 करेंगे, यहाँ पे 22 और 8 30 जोड़ेंगे, यहाँ पे 30 जोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या उत्तर आ जाएगा, यहाँ 30, और यहाँ जब हम 22 करेंगे तो यहाँ पे क्या हमारा मान आ जाएगा, तो 71 यहाँ आपका मान आ जाएगा। ठीक है,
समझ में आया। यहाँ पे पहले ऊपर का हम लोग किए हैं +2 +2 +2 आया है, फिर ये नीचे का किए हैं +14 हुआ, ये इसका +22 हुआ, ठीक है। अब 14 22 के बीच में कितना का आ रहा है, +8 रहा है, 8 आ रहा है डिफरेंस। फिर 8 को हम ऐड करके एक 30 मान प्राप्त कर ले रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 41 से जब हम इसमें 30 ऐड करेंगे तो 41 में जब हम इसको 30 ऐड कर देंगे तो कितना मान आ जाएगा हमारा, 71 आ जाएगा, 71 आ जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के खुद सॉल्व कीजिएगा रफ कॉपी पर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप लोग हल कीजिएगा, ठीक है। 33 नंबर प्रश्न है, विकास 49 छात्रों की एक कक्षा में 18वें क्रम पर है, आखिरी से उसका क्रम क्या है। तो इसको करने के लिए एक ट्रिक आप लोग देख लीजिए। विकास का अंत से क्रम बराबर हो जाएगा, विकास का अंत से क्रम बराबर हो जाएगा आपका, क्या पूछा है, आखिरी स्थान। तो विकास का अंत से क्रम बराबर हो जाएगा आपका कुल छात्र माइनस विकास का प्रारंभ से स्थान, विकास का प्रारंभ से स्थान, ये विकास का प्रारंभ से स्थान +1 कर देना है, ठीक है। तो कुल छात्र कितने हैं, 49 हैं, माइनस हो जाएगा, माइनस जो है विकास का प्रारंभ में स्थान कौन सा है, 18 है, और क्या करेंगे +1 ऐड कर देंगे। तो अब कितना हो जाएगा हमारा, 9 में से 8 गया 1, और 4 में से 3 गया, 4 में से 1 गया 3, कितना हो जाएगा, 9 में से 8 गया 1, और 4 में से 1 गया 3, तो 31 हो गया, और +1 ये है, +1 बराबर कौन सा स्थान हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सी 32, ठीक है। कुछ नहीं करना है इसमें, आखिरी स्थान पूछ रहा है तो इसमें क्या करना है, विकास का अंत का क्रम बराबर, इसका मतलब ये क्रम बराबर क्या हो जाएगा, कुल छात्र, तो कुल छात्र हमारा कितने हैं, 49 हैं, माइनस विकास का प्रारंभ में स्थान, तो विकास का प्रारंभ में 18वां स्थान था, तो 18वां और +1 कर देंगे तो हमारा ये मान आ जाएगा 32। बस यही करना है आपको, ऑप्शन नंबर सी, ये ट्रिक है, इसको आप लोग याद कीजिएगा। 34 नंबर है, एक कथन दे रखा है, क्या भारत में स्कूली शिक्षा को निःशुल्क कर देना चाहिए। तो तर्क दिया है, हाँ, साक्षरता के स्तर को सुधारने का यही एकमात्र उपाय है। दूसरा हो सकता है, नहीं, आर्थिक ढांचे से पहले से भारी बोझ और अधिक बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कोड दिया हुआ है, तो कौन सा इसमें सही होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, हाँ, साक्षरता स्तर को सुधारने के लिए एकमात्र उपाय, तो ऐसा कोई उपाय नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो है इसलिए किया गया है निःशुल्क, कि जिनके पास शुल्क देने की क्षमता नहीं है वो भी पढ़ लिख सके, ठीक है। तो ये साक्षरता को सुधारना, ये तो बिल्कुल गलत हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा देख लीजिए, नहीं होना चाहिए ऐसा, आर्थिक ढांचे से पहले से भारी बोझ और अधिक बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे केवल दो तर्क जो है प्रबल देखा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि शिक्षा को सुधारने का यही एकमात्र उपाय नहीं है, और भी बहुत से उपाय हैं, अतः तर्क एक मजबूत नहीं है आपका। और जो स्कूली शिक्षा में निःशुल्क करने से आर्थिक ढांचे पर और अधिक बोझ बढ़ जाएगा, और ये तर्क जो है मजबूत के साथ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सही होगा। 35 नंबर है, रतन पवन से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, यदि ललन पवन के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है, तो ललन रतन के किस दिशा में है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, मान लीजिए यहाँ पे पूर्व, ये देख लीजिए, आप लोग जानते होंगे, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये नीचे दक्षिण है। तो क्या कह रहा है, रतन पवन की 40 मीटर दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम कौन हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम ये हो जाएगा, देख लीजिए, दक्षिण पश्चिम ये हो जाएगा आपका, 40 मीटर है, ठीक है। यदि ललन पवन की 40 मीटर दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व ये हो जाएगा आपका 40 मीटर, ठीक है। तो ललन रतन की किस दिशा में है, तो ये देख लीजिए किस दिशा में है, तो ये पूर्व दिशा में दोनों है, ठीक है। तो किस दिशा में है, ललन जो है, ये देखिए यहाँ पे कौन है, यहाँ पे रतन है, यहाँ पे ललन है। तो पूछ क्या रहा आपसे, ललन रतन की किस दिशा में है, तो ये कौन सा है, रतन, ये ललन है,
ललन है तो ये इसके पूर्व दिशा में है। यहाँ से देखिए ये यहाँ पे खड़ा है, ये यहाँ पे खड़ा है, तो ये इसके पूर्व दिशा में है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 36 नंबर प्रश्न है, ये गणित का प्रश्न आ गया आपका। एक माता अपनी बेटी से 4 गुना बड़ी है और पिता अपनी बेटी से 5 गुना बड़े हैं। माता एवं पिता की उम्र का योग 135 वर्ष है। बेटी का उम्र क्या होगी? जिसको सॉल्व कीजिए। माता का उम्र क्या कह रहा है? मदर का, तो बेटी का 4 गुना है। ठीक है, 4 गुणे बेटी हो जाएगा। ठीक है, और इसलिए जो है देख लीजिए, माता हो गया, जो माता हो जाएगी, मदर हो गई, जो वो बेटी के किसके अनुपात के है? तो बेटी के 4 संबंधी 1 के अनुपात में है। ठीक है, तो इसको समीकरण 1 आप मान लीजिए। और पिता को क्या है? फादर जो है बेटी के कितना गुना है? तो 5 संबंधी, ये इसका भी हो जाएगा, 5 गुना है। ठीक है, अब ये जब समीकरण 2 मान लीजिए, तो समीकरण 1 2 अगर मिला रहे हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 संबंधी 1 संबंधी 5, ये सब सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, और 4 + 5 अर्थात 9 बराबर किसके हैं? 135 वर्ष के। ठीक है, तो इसलिए 1 बराबर कितना हो जाएगा? तो 1 का मान हो जाएगा 135/9 अर्थात कितना हो जाएगा? 15 वर्ष। ठीक है, कितना हो जाएगा? 15 वर्ष, अर्थात बेटी की उम्र कितना है आपका? 15 वर्ष हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 15 वर्ष। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट करके जो है अपने आप एक बार सॉल्व कीजिएगा। ऐसे प्रश्न बहुत इस परीक्षा में बनाए जाते हैं। ठीक है। 37 नंबर प्रश्न है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि इस प्रकार होती है कि उसकी परिधि में 10% की वृद्धि हो जाए, वृत्त का क्षेत्रफल कितना % बढ़ेगा? ठीक है, क्योंकि वृत्त की परिधि में जो है अल्फा मान लीजिए त्रिज्या की वृद्धि होती है, तो इसलिए वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि कितनी मानी गई है? तो 10% मानी गई है। ठीक है, और वृद्धि का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? इसका फार्मूला क्या है? एक तो 2a + a² अपॉन 100। ठीक है, तो ये जहाँ है ये क्या है? ये त्रिज्या है। ठीक है, तो 2 त्रिज्या कितना दिया है? 10% की बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे और प्लस क्या है? त्रिज्या कितना है? 10 है, तो 10 की स्क्वायर आपका हो जाएगा 10 का स्क्वायर बटे 100 कर दिए है। ठीक है, तो 10 दूनी 20 प्लस 10 का है 100 बटे 100 यानी 20, और 100 का 100 बटे 100 का मान 1 होता है, तो 21 वर्ष हो जाएगा। 21% की हमको क्या है? 21% बढ़ेगा वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यही फार्मूला याद रखिएगा, 2a + a² अपॉन 100। ए जहाँ त्रिज्या है तो ए का मान कितने % की वृद्धि हो रही है, तो इसी मान को आपको यहाँ पे रख के सॉल्व कर देना है, तो 21% आपका मान आ जाएगा। ठीक है। 38 नंबर प्रश्न है, व्यंजक 2x³ + x² - 2x - 1 विभाज्य है, तो किसके विभाज्य है? तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए ये है, ठीक है, 2x³ + x² - 2x - 1। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं? यहाँ x कॉमन ले लेंगे हम, x² को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचता है? तो 2x + 1 हो जाएगा। ठीक है, -1 बचेगा, फिर क्या हो जाएगा? 2x + 1 बच जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं? 2x + 1 यहाँ से बच जाएगा और x² - 1 यहाँ बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब ये बराबर कितने किसके हो जाएगा? तो 2x + 1 हो जाएगा। ठीक है, और x + 1 और x - 1। ठीक है, तो ये व्यंजक जो है किससे विभाज्य हो रहा है? तो ये व्यंजक विभाज्य हो जा रहा है किसके? तो ये विभाज्य हो रहा है 2x + 1 के। ठीक है, 2x + 1 का ये विस्तार है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग इसको, और खुद जब रफ में 1-2 बार सॉल्व करेंगे तो ऐसे प्रश्न बहुत जल्दी से आ जाएंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं होती है। ठीक है। 39 नंबर प्रश्न है, 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। यदि उनमें से एक संख्या दूसरे से 24 अधिक हो तो उनमें से दूसरी संख्या क्या है? ठीक है, क्या कह रहा है? 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। अब इसको हम 3 अभाज्य संख्याओं में अगर डिवाइड करें, देख लीजिए 100 है, अगर इसको हम 3 अभाज्य संख्याओं में डिवाइड करें तो हो सकता है 61 + 37 + 2। तो 61 + 37 कितना हो गया? 98 और +2 100 हो गया। ठीक है, हम 3 में विभाजित कर दिए, किसमें? 3 अभाज्य संख्याओं में विभाजित कर दिया। ठीक है,
और यहाँ पे देख लीजिए, यदि हम 61 में से 61 माइनस 37 कर दें तो क्या बचता है हमारे पास, 24 बचता है। ठीक है, 24 बचता है। अतः दूसरी संख्या जो है क्या हो जाएगी, हमारा 61 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 61 हो जाएगी। पहली संख्या क्या है, देखिए यहाँ पे 24 से अधिक हो। ठीक है, तो यहाँ पे पहली संख्या जो है 24 से अधिक हो जा रही है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, हमारा 61 हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, रफ कार्य करिएगा जरूर। 40 नंबर प्रश्न है, एक चिड़िया घर में खरगोश और कबूतर हैं। यदि उनके सिरों की गिनती की जाती है तो ये कुल 200 हैं। ठीक है, और यदि उनके पैरों को गिना जाता है तो इनका योग जो है 580 है। चिड़िया घर में कुल कितने कबूतर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, माना खरगोश यानी रैबिट आर है। ठीक है, और कबूतर जो पिकॉक कहते हैं पी है। ठीक है, ये आर रैबिट है, खरगोश है, और पी जो है ये पिकॉक मतलब कबूतर है। ठीक है, तो क्या कहता है, आर प्लस पी यानी खरगोश प्लस क्या कबूतर के सिरों की संख्या जब मिला रहे हैं तो 200 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम दोनों और पैरों की संख्या करें तो पैरों की संख्या अगर कहें तो 4R पैर होगा प्लस 2 रैबिट खरगोश के 4 पैर होंगे, और किसके पिकॉक के मोर के कितने होते हैं, अरे कबूतर के 2 होते हैं। ठीक है, कबूतर के 2 होते हैं, खरगोश के 4 होते हैं। इसका बराबर कितना हो जाएगा, 580 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें तो एक सिर एक ही सिर दोनों के होंगे, तो ये 200 के बराबर है। और ये देखिए यहाँ पे जो है खरगोश के 4 सिर हो जाएंगे और कबूतर के 2 पैर हो जाएंगे, तो ये बराबर किसके हैं, 580 के बराबर है। तो अब देखिए यहाँ पे, अब इसको जब हम आधा करेंगे तो 2R प्लस पी हो जाएगा, बच जाएगा। अब इसको आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 290 आ जाएगा। ठीक है, 290 आ जाएगा। ठीक है, समीकरण ये पहला मान लीजिए समीकरण, ये दूसरा मान लीजिए। ठीक, ये पहला मान लीजिए, दूसरा मान लीजिए। अब इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2R प्लस पी बराबर कितना हो जाएगा आपका, 290 हो जाएगा। इसलिए जो है किसका, कबूतर का जो बचेगा तो 200 माइनस कितना कर देंगे, 90 बराबर 110। अतः कबूतरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस उसमें पैर और सर को जो है निकाल करके मान को आपको रख देना है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको भी आप लोग निकाल के सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, वैसे भी हम आप लोगों को बता दिए मेथड कैसे निकालना है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहे महत्वपूर्ण 40 प्रश्न। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले प्रश्न सेट में। ठीक है, और बहुत सारे वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप लोग जाकर के देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, आपकी तैयारी अच्छी होगी। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।